Good morning everyone. Class 12th, subject Political Science, World Politics, chapter number 2, End of Bipolarity, and the topics are, first topic is result of the shock therapy, second topic is tension and the conflict, and the third and last topic of this chapter is post-communist country and India. So firstly we will start from the first topic, that is result of the shock therapy. बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991 रशिया और अदर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को मेंटेन करने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक थेरेपी को अप्लाई किया था, दैट वाज शॉक थेरेपी. अब व्हेन वी अप्लाई टू दैट थेरेपी, तो व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट, उसके रिजल्ट हमारे सामने क्या आए थे. सो देयर वर 4 रिजल्ट ऑफ द शॉक थेरेपी. पहला, क्योंकि 90% इंडस्ट्रीज को पब्लिक प्रॉपर्टी से प्राइवेट ओनरशिप में कन्वर्ट कर दिया गया था, प्राइवेट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर दिया गया था, तो देयर वाज अ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट. रोजगार, एम्प्लॉयमेंट बहुत कम रह गए थे. क्यों? क्योंकि पर्सनल प्रॉपर्टी में ओनर्स लमसम अपने बारे में ही सोचते हैं, एम्प्लॉइज के बारे में नहीं सोचते हैं. सेकेंड, क्योंकि हर जगह से गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंटरफियर क्लोज कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था, एज ए रिजल्ट गवर्नमेंट के पास बजट ना के बराबर ही अवेलेबल था. थर्ड, इंटरनेशनल लेवल पर रशिया की करेंसी रूबल का प्राइस डिक्लाइन होने लगा था. और फोर्थ मेन रिजल्ट जो हमारे सामने शॉक थेरेपी का आया था वो ये था, क्योंकि शॉक थेरेपी के अकॉर्डिंग हमने फोकस किया था कॉमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन पर. एज ए रिजल्ट रशिया में फूड क्राइसिस होने लगी. 1989 में रशिया की जितनी जीडीपी थी वो काफी डिक्लाइन हो गई थी 1999 तक, क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो थोड़ा बहुत बजट सेव था, जो थोड़ा बहुत पैसा था, उसे हमने फूड ग्रेन्स को इंपोर्ट करने में इन्वेस्ट कर दिया था. सो दीज वर द 4 रिजल्ट ऑफ द शॉक थेरेपी. अब इसके बाद में रशिया के सामने फिर एक प्रॉब्लम थी, क्योंकि शॉक थेरेपी को अप्लाई करने के बाद जो रशियन स्ट्रक्चर था वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुका था. अब फिर दोबारा से इन्हें स्टैंड होना था, तो इन्होंने लमसम 10 इयर्स बाद, इट मीन 1991 में यूएसएसआर डिक्लाइन हुआ, उसके 10 साल बाद 2000 में रशिया और इसके जो नेबर कंट्रीज थे सच एज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, इन्होंने फिर दोबारा से स्टैंड करने के बारे में सोचा. लेकिन इस बार इन्होंने किसी कंट्री या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट नहीं लिया. तो फिर व्हाट वाज द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट, because if we want to grow a particular country or the section, then there should be some basis. कुछ तो होना चाहिए जिसके बेस पे हम इकोनॉमी को ग्रो करेंगे. तो ये जो नेबर कंट्रीज थे रशिया के, इनके पास ऑयल, नेचुरल गैसेस, नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स का बहुत बड़ा स्टोर था. तो रशिया ने सोचा कि हम इन 4 के बेस पर अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना शुरू करेंगे. तो इन्होंने इन चीज़ों को अदर कंट्रीज को सेल करना शुरू किया. तो जब हम सेल करते हैं तो बदले में हमें करेंसी मिलती ही मिलती है. सेकेंड, इन चीज़ों को एक जगह से, वन प्लेस से अनदर प्लेस ले जाने के लिए वी नीड टू पाइपलाइन. तो जिस कंट्री से, जिस प्लेस से होके वो पाइपलाइन क्रॉस होती थी, बदले में, एक्सचेंज में उस कंट्री को उसका रेंट दिया जाता था. तो बाय विद दिस वे रशिया ने अपनी इकोनॉमी को स्टैंड करना शुरू किया. लेकिन यही 4 चीजें, इट मीन ऑयल, नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैसेस एंड मिनरल्स, इन एरियाज में कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन का रीजन बन गए. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टेंशन एंड द कॉन्फ्लिक्ट. जब अदर कंट्रीज ने सच एज चाइना ने, अमेरिका ने ये देखा कि रशिया इन 4 चीजों के बेस पर अपनी इकोनॉमी को स्टैंड कर रहा है, क्योंकि उसके पास इन 4 चीजों का स्टोर है, तो इन एरियाज में इन कंट्रीज ने, इट मीन यूएसए और चाइना ने मिलकर कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन को क्रिएट करना शुरू कर दिया. अमेरिका का मानना है कि वो इन कंट्रीज में, इट मीन उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान में, कजाकिस्तान में अपने आर्मी बेस बनाना चाहता है,
बदले में वो इन कंट्रीज को रेंट देगा। एज ए रिजल्ट वो एरिया यूएसए के पास चले जाने चाहिए। सेकेंड, रसिया का कहना ये है क्योंकि स्टार्टिंग से ही ये कंट्री रसिया के नेबर कंट्री रहे हैं, जस्ट लाइक अ बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, तो रशिया इन एरियाज को किसी को नहीं देगा। चीन ने एक अलग ही पॉलिसी को अप्लाई किया, उसने अपना ट्रेड इन एरियाज में सेटअप कर दिया, जस्ट लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कॉमन चीज होती है कि हम जहां रहते हैं वहीं खाते हैं वहीं सोते हैं, हमारी हर एक्टिविटी वहीं होगी। तो जब चाइना अपना ट्रेड वहां सेटअप करेगा तो वो वहां के रिसोर्सेज को यूज भी करेगा। तो ये चार चीजें इन एरियाज के लिए टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन गई थी। नाउ वी कम ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री एंड इंडिया। इससे पहले एक छोटा सा वर्ड यहाँ आया है, अभी क्लास में बच्चों ने मुझसे पूछा था, टग ऑफ वार, एंड दे वांट टू नो दैट व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द टग ऑफ वार। स्टूडेंट्स, जब एक चीज के लिए दो पर्संस के बीच में फाइट होगी, खींचतान होगी, दैट इज कॉल्ड टग ऑफ वार। यूएसएसआर में क्या हुआ था, मिखाइल गोर्बाचेव चाहते थे यूएसएसआर को मेंटेन करना, उसकी इकोनॉमी को मेंटेन करना, सिटीजन्स के लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, और जो अदर लीडर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी थे, दे डू नॉट वांट, वो ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। तो डेवलपमेंट को लेके मिखाइल गोर्बाचेव एंड द अदर्स लीडर ऑफ द पार्टी के बीच में जो खींचतान हुई, जो रस्साकसी हुई, उसको बोला गया टग ऑफ वार। नाउ वी स्टार्ट लास्ट टॉपिक, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री एंड द इंडिया। इंडिया के रिलेशन पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्री मतलब इस यूएसएसआर में इंक्लूडेड जितने भी कंट्रीज थे विद इन रशिया, उसके साथ रिलेशनशिप स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। लेकिन क्लास में आपने देखा है आपके फ्रेंड बहुत सारे होते हैं लेकिन बेस्ट फ्रेंड एक ही होती है। सेम वे इंडिया के रिलेशन उन सभी कंट्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रशिया के साथ कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। अब फिर वही क्वेश्चन आएगा, हाउ कैन वी से दिस, ठीक है ना, क्यों हम ऐसा क्यों कह सकते हैं, ठीक है, व्हाट वर द बेसिस, उसके बेस क्या थे। सो देयर आर 4 रीजन बाय विच वी कैन से दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड रूस आर वेरी स्ट्रॉन्ग, आर मेंटेन। तो वो 4 रीजन क्या थे। पहला, रूस और इंडिया की जो पब्लिक है उसकी थिंकिंग जो है वो लमसम सेम है। वो हमारी कल्चर को पसंद करते हैं, हम उनकी कल्चर को पसंद करते हैं। जो मूवीज हमारे यहाँ अच्छी मानी जाती हैं, गोल्डन मानी जाती हैं, वो वहां भी मानी जाती है। उसका छोटा सा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप कभी रशिया घूमने जाओ तो वहां लमसम हर फैमिली में आपको राज कपूर और अमिताभ बच्चन की मूवीज के गाने सुनने को मिल सकते हैं। सेकंड, इंडिया और रशिया दोनों ही वांट टू मेक वर्ल्ड मल्टीपोलर। दोनों का मानना ये है कि वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर कोई एक मेन पावर नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी सो मेनी स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ पावर सो दैट वी कैन बिकम द वर्ल्ड मल्टीपोलर, हम विश्व को बहुध्रुवीय बना सकें। थर्ड रीजन, दोनों ही कंट्रीज के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग काम करती है। दोनों ही कंट्रीज का मानना यह है कि डे पर डे जनरेशन चेंज होती जा रही है, नई नई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जा रही हैं, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, हम लोगों का थिंकिंग वे चेंज होता जा रहा है। एज ए रिजल्ट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स क्रिएट एट द इंटरनेशनल लेवल। तो हमें उसका जो सल्यूशन है वो कम्युनिकेशन के थ्रू निकालना चाहिए, ना कि एटॉमिक वॉर या थर्ड वर्ल्ड वॉर के साथ। हर प्रॉब्लम का, हर समस्या का समाधान हम बातचीत के जरिए, कम्युनिकेशन के जरिए निकाल सकते हैं। फोर्थ जो मेन रीजन है जिसके बेस पर वी कैन से दैट द रिलेशनशिप आर मेंटेन बिटवीन बोथ कंट्रीज, दैट इज एक कंट्री दूसरी कंट्री की इकोनॉमी को रिकवर करता है। हमने स्टार्ट किया था कि रशिया के जो नेबर कंट्रीज हैं उनके पास ऑयल, नेचुरल गैसेस, नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल्स की स्टोर बहुत ज़्यादा हैं।
इंडिया स्टार्टिंग से ही इन चीजों का एक बड़ा इंपोर्टर रहा है। रसिया से उसने इन सारी चीजों को एक बड़े स्केल पर परचेज किया है। अब जब इंडिया इन चीजों को परचेज करेगा तो बदले में रूस को करेंसी देगा। एज ए रिजल्ट रशिया की इकोनॉमी ग्रो होना शुरू करेगी। अब ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया ने ही फेवर किया है रूस को, रूस ने भी इंडिया को बहुत सारे एरियाज में फेवर किया है। जैसे कश्मीर के लिए एनर्जी सप्लाई किया रशिया ने। इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो इंडिया को रशिया के थ्रू मिल जाती है। तीसरा, वेस्ट एशिया में इंडिया की एंट्री को सक्सेसफुल बनाया है रशिया ने। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 पॉइंट वी कैन से दैट द रिलेशनशिप between the India and the Russia are strongly